मूवी की शुरुआत होती है एक घने और रहस्यमयी जंगल से। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उसी जंगल के बीच एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई खौफनाक चीज लगातार उसका पीछा कर रही हो। वह बस एक ही कोशिश कर रहा था, किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकल जाए। भागते हुए वह बार बार आसमान की तरफ देखता है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और जंगल में अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वह आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक उसकी नजर एक पुराने बोर्ड पर पड़ती है। उस बोर्ड पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और उसके नीचे बड़ा सा नंबर लिखा था 108। ये देखकर आदमी पूरी तरह घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, जंगल का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। तभी अचानक पूरे जंगल में बैठे सारे परिंदे एक साथ उड़ जाते हैं। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कुछ बहुत भयानक आने वाला हो। सबसे अजीब बात यह थी कि इतने लंबे सफर के बाद भी उस आदमी को पूरे जंगल में एक भी जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया। न कोई आवाज, न कोई हलचल, मानो जंगल के सारे जानवर पहले ही यहां से भाग चुके हों। अब डर के मारे वह आदमी और तेजी से भागने लगता है। वह लगातार कई घंटों तक भागता रहता है, लेकिन अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। उसके सामने फिर वही बोर्ड खड़ा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। यह देखकर आदमी की आंखों में मायूसी छा जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि वह चाहे जितना भी भाग ले, इस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन है। अब वह खुद को बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन आसपास उसे कोई भी सुरक्षित जगह नजर नहीं आती। आखिरकार मजबूरी में वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। वह अभी ठीक से ऊपर पहुंच भी नहीं पाता कि अचानक टहनी टूट जाती है और अगले ही पल वह आदमी जोर से जमीन पर आ गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके शरीर पर गहरी चोटें आ जाती हैं। वह दर्द से कराहने लगता है और तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस अजीब आवाज को सुनते ही उस आदमी की सांसें गले में अटक जाती हैं। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक कोई अनजान ताकत उसे अंधेरे के अंदर खींच ले जाती है। उसे कौन ले गया ये साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरे जंगल में उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगती हैं। इसके बाद कहानी 6 दिन आगे बढ़ती है। अब हमें शहर में रहने वाली एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीना था। मीना एक बर्ड शॉप में काम करती थी। वह रोज की तरह दुकान पर अपना काम कर रही होती है। तभी उसका बॉस वहां आता है। उसका बॉस मीना को एक खास काम देता है। उसे एक गोल्डन पैरेट को शहर से काफी दूर बने एक जू तक पहुंचाना था। मीना बिना ज्यादा सवाल किए उस काम के लिए तैयार हो जाती है। वह उस पैरेट का पिंजरा लेकर अपनी कार में बैठती है, मोबाइल में जू की लोकेशन सेट करती है और सफर शुरू कर देती है। शहर से बाहर निकलते ही रास्ते में उसे एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पर कई लोगों की मिसिंग फोटोज लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस इलाके से बहुत सारे लोग अचानक गायब हो चुके हों। लेकिन मीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती है। जल्दी पहुंचने के लिए वह मेन रोड छोड़कर जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते को चुन लेती है। कुछ देर बाद उसकी कार उसी रहस्यमयी जंगल के बीच पहुंच जाती है। वही जंगल जहां कुछ दिन पहले एक आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ था। जंगल के अंदर आते ही माहौल अजीब लगने लगता है। मीना अपने मोबाइल में मैप चेक करती है, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। इतना ही नहीं, उसकी कार का रेडियो भी अचानक बंद हो जाता है। अब मीना थोड़ा घबराने लगती है। वह तुरंत कार मोड़कर वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। कुछ देर बाद उसकी कार भी अचानक बंद पड़ जाती है। मजबूरी में मीना कार से बाहर निकलती है और तभी उसकी नजर सामने लगे एक पुराने बोर्ड पर पड़ती है। उस बोर्ड पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और नीचे वही नंबर 108। यह देखकर मीना पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। अब वह हाथ में पैरेट का पिंजरा लेकर आसपास मदद ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई इंसान दिखाई नहीं देता। कुछ देर भटकने के बाद वह वापस उसी जगह लौटती है जहां उसने अपनी कार खड़ी की थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसकी कार वहां से गायब हो चुकी थी। मीना बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है शायद वह गलती से किसी दूसरी जगह आ गई है, क्योंकि उस जंगल का हर हिस्सा बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा था। अब धीरे धीरे अंधेरा और गहरा होने लगता है और तभी अचानक पहले की तरह जंगल के सारे परिंदे एक साथ पेड़ों से उड़ जाते हैं। अब मीना के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कुछ बहुत बड़ा मौजूद हो। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है।
अचानक उसे दूर एक साया दिखाई देता है। मीना तुरंत उसकी तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो तेजी से जंगल के अंदर भाग रही थी। मीना मदद की उम्मीद में उसके पीछे दौड़ पड़ती है। वह लगातार उस औरत को आवाज देती रहती है, लेकिन वह बिना रुके भागती जाती है। कुछ देर बाद वह बूढ़ी औरत अचानक गायब हो जाती है। मीना उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और तभी उसे जंगल के बीच एक अजीब सा बड़ा कमरा दिखाई देता है। उसी कमरे का दरवाजा खोलकर वह बूढ़ी औरत जोर से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी अंदर आ जाओ। यह सुनते ही मीना बिना देर किए कमरे के अंदर चली जाती है। उसके अंदर आते ही बूढ़ी औरत तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। मीना हैरानी से उस जगह को देखने लगती है। कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। वहां उस बूढ़ी औरत के अलावा 2 और लोग भी मौजूद थे। घबराई हुई मीना उनसे पूछती है, यह जगह आखिर है क्या? तब बूढ़ी औरत जवाब देती है, इस जगह को हमदकूब कहते हैं। मेरा नाम मैडलिन है, ये कियारा और ये डैनियल। इसके बाद मैडलिन जल्दी से मीना को मिरर के सामने खड़ा होने के लिए कहती है। वह कहती है कि अभी सवाल पूछने का समय नहीं है, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला है। मीना यह सुनकर और डर जाती है। तभी बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। डरी हुई मीना पूछती है, ये आवाजें किसकी हैं? तब कियारा धीमी आवाज में कहती है, उन्हें वॉचर्स कहते हैं। वो बताती है कि हर रात सूरज ढलने के बाद वे लोग यहाँ आते हैं और शीशे की दूसरी तरफ से इन्हें देखते रहते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे के अंदर मौजूद लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। अचानक मिरर के दूसरी तरफ जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। मीना घबराकर पूछती है, ये क्या हो रहा है? मैडलिन मुस्कुराते हुए कहती है, वे तुम्हारे आने से खुश हैं, तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। ये सब सुनकर मीना पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वह किसी भी हालत में उस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। पूरी रात डर के साए में गुजरती है। सुबह होते ही मैडलाइन सबको कमरे से बाहर आने के लिए कहती है। वह बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। दिन के समय जंगल में घूमना थोड़ा सुरक्षित होता है, लेकिन मीना अब एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। सुबह होते ही वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल पड़ती है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडलिन सबको मना कर देती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि मीना वापस जरूर लौटेगी। मीना के जाते वक्त मैडलिन बस उससे एक बात कहती है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैडलिन मीना को समझाते हुए कहती है, इस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन है। रात होने से पहले हमें द कूप वापस आना ही पड़ता है, वरना इंसान जिंदा नहीं बचता। लेकिन मीना किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। वह अपने पैरेट का पिंजरा उठाती है और जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर वही बोर्ड दिखाई देता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। एक पल के लिए मीना डर जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए सूरज की दिशा देखकर आगे बढ़ती रहती है। उसे यकीन था कि वह इस जंगल से बाहर निकल जाएगी, लेकिन काफी देर भटकने के बाद अचानक रास्ता खत्म हो जाता है। मीना खुद को एक ऊंचे पहाड़ के किनारे खड़ा पाती है। उसके सामने दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब मीना पूरी तरह टूट जाती है और मायूस होकर वहीं बैठ जाती है। तभी अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। डरकर जब मीना पीछे मुड़ती है तो वहां मैडलिन खड़ी थी। मैडलिन शांत आवाज में कहती है, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, हम सब ने कोशिश की थी, लेकिन यह जंगल किसी को जाने नहीं देता। इसके बाद मैडलिन मीना को जंगल के अंदर एक जगह ले जाती है। चलते हुए वह कहती है, ये जंगल एक शिकारी की तरह है और हम सब इसका शिकार। कुछ दूर जाने के बाद वह मीना को कई सारे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले बोर्ड दिखाती है, जो पूरे जंगल में गोल घेरे की तरह लगे हुए थे और ठीक उनके बीच में था द कूप। मैडलिन बताती है कि ये बोर्ड उनके घर से आधे दिन की दूरी पर लगाए गए हैं। अगर कोई इनसे आगे चला जाए तो वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर वह मीना को चेतावनी देते हुए कहती है, अगर तुम्हें ये बोर्ड दिखाई दे तो कभी इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है, ये सब आखिर बनाया किसने है? मैडलिन जवाब देती है, एक प्रोफेसर ने, लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। धीरे धीरे रात हो जाती है और सभी लोग वापस द कूप में लौट आते हैं। हर रात की तरह आज भी वॉचर्स उन्हें देखने आने वाले थे। इस बार कियारा उन वॉचर्स के सामने डांस करने लगती है। वह मीना से कहती है कि वॉचर्स को यह सब पसंद है। असल में उन लोगों को पूरी रात बस खड़े रहने की जरूरत नहीं थी। वे बात कर सकते थे, घूम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन एक नियम था, वे कभी भी अपनी पीठ मिरर की तरफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर वॉचर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स का डर था, लेकिन दिन में भी जिंदगी आसान नहीं थी। जिंदा रहने के लिए उन्हें रोज जंगल में जाकर शिकार करना पड़ता था।
अगले दिन कियारा और मीना खाने की तलाश में जंगल की तरफ जाती है। रास्ते में मीना उससे पूछती है, ये वॉचर्स आखिर चाहते क्या हैं? कियारा कहती है कि उसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, बस मैडलाइन का कहना है कि वॉचर्स हर वक्त इंसानों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान ने उन्हें देख लिया तो वह पागल हो जाता है, क्योंकि उनका असली चेहरा बहुत डरावना होता है। चलते चलते कियारा मीना को एक गहरा गड्ढा दिखाती है। वह बताती है कि ऐसे कई गड्ढे पूरे जंगल में फैले हुए हैं। दिन के समय वॉचर्स इन्हीं गड्ढों के अंदर छिपे रहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जला देती है और रात होते ही वे बाहर निकल आते हैं। इसके बाद कियारा अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि 5 महीने पहले वह अपने पति के साथ इस जंगल में फंस गई थी, लेकिन 6 दिन पहले उसका पति जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने गया और अब तक वापस नहीं आया। यही पता चलता है कि कियारा का पति वही आदमी था जिसे कहानी की शुरुआत में रहस्यमयी ताकत जंगल में खींचकर ले गई थी। कुछ देर बाद दोनों वापस द कूप लौट आते हैं। वहां मैडलिन मीना को जिंदा रहने के 3 रूल्स बताती है। पहला, रात में कभी दरवाजा मत खोलना। दूसरा, मिरर की तरफ पीठ मत करना। और तीसरा, दिन में उन गड्ढों के पास मत जाना और जितना हो सके धूप में रहना। मैडलिन कहती है, जब तक तुम ये रूल्स फॉलो करोगी तब तक जिंदा रहोगी। लेकिन मीना को उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। उस रात मीना खुद सच जानने की कोशिश करती है। वह मिरर के पास जाकर आवाजें सुनने लगती है, लेकिन जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो उसे लगने लगता है कि शायद वॉचर्स की कहानी झूठ है। इसीलिए वह जानबूझकर रूल तोड़ देती है और मिरर की तरफ पीठ करके लेट जाती है। अचानक मिरर की दूसरी तरफ जोर जोर से धमाके होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में शीशे को पीट रहा हो। शोर सुनकर मैडलिन तुरंत उठती है और मीना को मिरर की तरफ खड़े होने के लिए कहती है। जैसे ही मीना ऐसा करती है, आवाजें बंद हो जाती हैं। अब मीना समझ चुकी थी कि वॉचर्स इंसानों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। अगले दिन मीना और डैनियल जंगल में जाते हैं। रास्ते में मीना उससे पूछती है, क्या तुमने कभी किसी वॉचर को देखा है? डैनियल जवाब देता है, नहीं, और जिसने भी उन्हें देखा है वो कभी जिंदा नहीं बचा। लेकिन मीना को अब भी लगता था कि मैडलिन उनसे कुछ छिपा रही है। वह डैनियल को उन गड्ढों के अंदर जाकर देखने के लिए मना लेती है। दोनों एक गड्ढे के पास पहुंचते हैं। डैनियल रस्सी पकड़कर ऊपर खड़ा रहता है और मीना नीचे उतर जाती है। गड्ढे के अंदर उसे कई लोगों का छोड़ा हुआ सामान मिलता है, कैमरास, साइकिल्स और दूसरी चीजें, जैसे वहां पहले भी कई लोग मारे जा चुके हों। डैनियल ऊपर से सामान खींचने लगता है जबकि मीना नीचे इंतजार करती है। तभी अचानक उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। डरी हुई मीना जल्दी जल्दी डैनियल को आवाज लगाने लगती है। अचानक अंधेरे में से एक वॉचर का हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उस हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उसकी स्किन जलने लगती है। उसी वक्त डैनियल रस्सी नीचे फेंक देता है और मीना किसी तरह जल्दी से ऊपर आ जाती है। डर से कांपते हुए दोनों सारा सामान लेकर वापस द कूप लौट आते हैं। वहां मैडलिन उनसे पूछती है, ये सामान तुम्हें कहाँ मिला? लेकिन दोनों उससे सच छिपा लेते हैं। मैडलिन को इस जंगल में रहते हुए काफी समय हो चुका था। वह समझ गई थी कि मीना और डैनियल जो सामान लाए हैं वह जंगल से नहीं बल्कि वॉचर्स के गड्ढे से लिया गया है। वह मीना से पूछती है, तुमने उस गड्ढे के अंदर क्या देखा था? लेकिन मीना कुछ नहीं बताती। उधर डैनियल उस कैमरा को किसी तरह टीवी से जोड़ देता है ताकि वे वॉचर्स को लाइव देख सकें। अब सब लोग एक्साइटेड थे, लेकिन मैडलाइन बार बार उन्हें रोकती है कि यह बहुत बड़ा खतरा है। रात होने के बाद सब वॉचर्स का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार कोई भी नहीं आता। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। टीवी में उन्हें किसी इंसान के पैर दिखाई देते हैं और बाहर से कियारा के पति की आवाज आती है, जो दरवाजा खोलने के लिए कहता है। कियारा को लगता है कि उसका पति वापस आ गया है, इसलिए वह दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन मैडलिन उसे रोक देती है और कहती है कि बाहर उसका पति नहीं हो सकता। वह कियारा से कहती है कि बाहर वाले से ऐसी बात पूछो जो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे पति को पता हो। कियारा सवाल पूछती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब सब समझ जाते हैं कि वह वॉचर है। गुस्से में वॉचर बाहर लगा कैमरा तोड़ देता है और मिरर पर हमला करने लगता है, जिससे शीशे में दरार आ जाती है। मैडलिन तुरंत सबको मिरर के सामने लाइन में खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स शांत होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मीना सच बता देती है कि उन्होंने सामान गड्ढे से लिया था। ये सुनकर मैडलाइन बहुत गुस्सा हो जाती है और अगली सुबह सारा सामान वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है। धीरे धीरे जंगल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं और डैनियल का व्यवहार बदल जाता है। वह बहुत गुस्सैल हो जाता है। कियारा पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसका पति अब वापस नहीं आएगा। वह वॉचर्स के गड्ढे में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन मीना उसे बचा लेती है।
इसी बीच डेनियल मैडेलाइन पर शक करने लगता है और गुस्से में उसे पेड़ से बांध देता है। वह कहता है कि अब वह किसी के रूल्स नहीं मानेगा। फिर वह कियारा को लेकर कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, जिससे मीना और मैडेलाइन बाहर रह जाते हैं। अब रात का समय था और वॉचर्स फिर से आने वाले थे। मजबूरी में मीना और मैडेलाइन पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वॉचर्स की डरावनी आवाजें आने लगती हैं और पहली बार वे साफ दिखाई देते हैं, लंबे, पतले और बेहद खतरनाक। वे पूरे जंगल में मीना और मैडेलाइन को ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वे दूर जाते हैं, दोनों वापस मौका देखकर सेफ रूम तक पहुंचते हैं और डैनियल से दरवाजा खोलने की गुहार लगाते हैं। इस बार डेनियल का दिल पिघल जाता है और वह दरवाजा खोल देता है। बंकर में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैडेलिन गुस्से में डैनियल को डांटती है, क्योंकि उसकी वजह से हालात और बिगड़ चुके थे। फिर वह सबको मिरर के सामने खड़ा करती है और वॉचर्स की सच्चाई बताने लगती है। वह कहती है कि अब तक वे कई रूल्स तोड़ चुके हैं, इसलिए इस बार वॉचर्स उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। मैडेलाइन बताती है कि जब वह पहली बार इस जंगल में आई थी, तब उसने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा था। वह असल में एक वॉचर था जो उसका रूप लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं था। मीना पूछती है कि ये वॉचर्स आखिर हैं क्या। मैडेलिन बताती है कि ये असल में फरीज है, जो कभी इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने डर के कारण उन्हें खत्म करने की कोशिश की और बाद में उन्हें जंगल के गहरे गड्ढों में कैद कर दिया। सैकड़ों साल बाद ये फेरीज धीरे धीरे जमीन के नीचे टनल्स बनाकर बाहर आ गए, लेकिन लंबे समय तक अंधेरे में रहने से उनकी शक्तियां कमजोर हो गईं और वे सूरज की रोशनी में कमजोर हो जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ रूप बदलने की शक्ति बची है। डैनियल पूछता है कि वे इंसानों को क्यों देखते हैं। मैडेलिन कहती है कि वॉचर्स इंसानों की तरह बनना चाहते हैं, इसीलिए वे इंसानों को ऑब्जर्व करते हैं ताकि उनका रूप और व्यवहार सीख सके। इतना कहने के बाद ही वॉचर्स वापस आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। सब मिलकर दरवाजा रोकते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें नीचे एक हिडन बंकर मिलता है और वे उसमें चले जाते हैं। अंदर उन्हें बहुत सारा खाना, कंप्यूटर और रिसर्च डेटा मिलता है। मीना कंप्यूटर खोलती है और पता चलता है कि यह जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि वह इन क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रहा था और इंसानों को लालच देकर यहाँ लाता था। रात में वह खुद बंकर में छिप जाता था और ऊपर वाले लोग वॉचर्स का शिकार बन जाते थे। एक वीडियो में वह एक खास वॉचर का जिक्र करता है जो बच्ची का रूप ले सकता था और रोशनी में भी बाहर आ सकता था। उसने उस क्रीचर को पकड़कर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आखिरी वीडियो में प्रोफेसर कहता है कि शाम को जिस दिशा में परिंदे उड़े, उसी दिशा में भागने से जंगल से बाहर निकला जा सकता है और अगर कोई बच जाए तो उसकी रिसर्च को खत्म कर देना। अगली सुबह वे बंकर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनका सेफ हाउस तबाह हो चुका है। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, जंगल से बाहर निकलना। वे उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में परिंदे उड़ते हैं। मीना अपने पैरट को आजाद कर देती है और वे उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुरानी कब्र मिलती है और फिर एक नदी के पास प्रोफेसर की नाव भी मिल जाती है। लेकिन तभी कियारा के पति की आवाज आती है। डैनियल मदद के लिए जाता है, लेकिन वह इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर निकलता है जो उसका रूप ले चुका होता है। वह डैनियल को मार देता है। बाकी लोग नाव लेकर किसी तरह नदी पार कर लेते हैं और शहर पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों बाद मीना यूनिवर्सिटी जाकर प्रोफेसर का डेटा डिलीट करने आती है, लेकिन वहां उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। उससे पता चलता है कि इंसान और फेरीज के मिलन से हॉफलिंग्स पैदा होते थे, जो किसी भी इंसान या मृत व्यक्ति का रूप ले सकते हैं। इसी वजह से यह शक पैदा होता है कि मैडेलिन भी असल में कोई और हो सकती है। तस्वीरों में मीना देखती है कि मैडेलिन प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी थी, लेकिन असल सच्चाई यह थी कि मैडेलिन पहले ही मर चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने समय तक उनके साथ जो मैडेलिन थी, वह आखिर थी कौन? जब प्रोफेसर को रूप बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला, तब उसने एक ऐसी फेरी को पकड़ लिया जो एक छोटी बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट रूप ले सकती थी। वह बाकी फेरीज से अलग थी क्योंकि वह दिन की रोशनी में भी बाहर आ सकती थी। प्रोफेसर ने अपनी मरी हुई पत्नी मैडेलाइन की तस्वीरें दिखाकर उस फेरी को बिल्कुल मैडेलाइन जैसा बना दिया। उसने उसे बोलना, चलना और इंसानों की तरह व्यवहार करना भी सिखाया। अब मीना को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। वह कहती है, मैंने मैडेलिन को यहाँ बुला लिया है, हमें उसे किसी तरह वापस जंगल भेजना होगा। तभी बाहर एक कार आकर रुकती है। कार से जो इंसान उतरता है उसे देखकर मीना के होश उड़ जाते हैं। वह असली कियारा थी। अब मीना समझ जाती है कि जंगल से बाहर आने के बाद से जो उसके साथ रह रही थी, वह असल में मैडेलाइन थी, जिसने कियारा का रूप ले रखा था। जैसे ही कियारा घर के अंदर आती है, मैडेलिन अचानक उसके पति का रूप लेकर उसे बेहोश कर देती है। डरी हुई मीना उससे पूछती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? गुस्से में मैडेलिन अपनी असली कहानी बताती है। वह कहती है कि वह बाकी फेरीज से अलग थी।
बचपन से ही बाकी क्रीचर्स उसे अपने बीच नहीं रखते थे। वह हमेशा अकेली रही और जंगल से बाहर इंसानों के बीच रहना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर मार्टिन वहां आया। उसने उसे कैद कर लिया और कहा कि अगर वह उसकी पत्नी मैडलिन का रूप ले ले तो वह उसे जंगल से बाहर ले जाएगा। उसने प्रोफेसर की बात मान ली। प्रोफेसर ने उसे अपनी पत्नी की हर आदत सिखाई, लेकिन बाद में उसने उसे मारने की कोशिश की। तब मैडलाइन ने ही प्रोफेसर को मार डाला। इसके बाद वह गुस्से में मीना से कहती है, तुम इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं थे और ना ही कभी रहोगे। अब क्योंकि मीना उसकी सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए मैडलाइन उसे भी मारना चाहती थी। अचानक वह मीना का रूप ले लेती है और उसका गला दबाने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए मीना तुरंत मैडलिन से कहती है, क्या प्रोफेसर ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम दिन में बाहर क्यों आ सकती हो? क्योंकि तुम बाकी फरीज जैसी नहीं हो। तुम एक हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी। ये सुनकर मैडलिन हैरान रह जाती है। मीना उसे समझाती है कि इसी वजह से वह इंसानों और फरीज दोनों की दुनिया में रह सकती है। फिर मीना कहती है, मुझे पता है अकेले रहना कैसा होता है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स इस दुनिया में इंसानों के बीच छिपकर रह रहे हैं। ये सच्चाई सुनते ही मैडलिन का शरीर बदलने लगता है। धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगता है। उसके बड़े बड़े पंख निकल आते हैं और कुछ ही पल में वह पूरी तरह फेरी के रूप में बदल जाती है। लेकिन मीना को मारने के बजाय वह अचानक वहां से उड़कर चली जाती है। इसके बाद कहानी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है। अब मीना अपनी सिस्टर के साथ रह रही थी, लेकिन उसके मन से डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह अपनी बहन से कहती है, मुझे लगता है वो फेरी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। लेकिन उसकी सिस्टर उसे समझाती है कि अब सब ठीक है। फिर कहानी के आखिरी सीन में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो मीना के घर के बाहर खड़ी थी। और वह कोई आम बच्ची नहीं थी, वह मैडलिन थी, जो अब इंसानों की दुनिया में एक नए रूप में जी रही थी। और इसी रहस्यमयी एंडिंग के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।